तो हम लोग देखेंगे कि ग्लास प्रिज्म क्या होती है। तो ग्लास प्रिज्म मतलब कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ग्लास प्रिज्म क्या होती है, जैसे कि इन रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, बट इन रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म द इमर्जेंट रे इज नॉट पैरेलल टू इंसिडेंट रे। मतलब क्या है कि जो रिफ्रैक्शन होता है किसी ग्लास स्लैब में, तो जो रे आती है वो क्या होती है, पैरेलल हो जाती है किससे, इंसिडेंट रे से। ठीक है। और जो रिफ्रैक्शन किसी ग्लास प्रिज्म से होता है, स्लैब और प्रिज्म में यही डिफरेंस है कि स्लैब में क्या होता है, रिफ्रैक्शन जब ग्लास स्लैब से होता है तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों क्या होती है, पैरेलल होती है, मतलब ऐसे ऐसे। लेकिन इसमें क्या होती है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, मतलब अभी समझ जाओगे। पहले ये देख लो, ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्लास प्रिज्म है, इसको हम ऐसे दिखा देते हैं। तो देखो कैसे होगा, समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग कैसे समझेंगे कि इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स बोथ। ठीक है। तो जैसे समझते हैं कि ये मान लो हमारा पूरा क्या है, एक ग्लास प्रिज्म है, इस पे देखो इंसिडेंट रे आई, ऐसे थोड़ा सा बेंड हुई और ऐसे क्यों हुआ, तो समझते हैं। हम पढ़े थे लाइट चैप्टर में, पढ़े हैं कि मान लीजिए रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो रेयरर से जब डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की क्या होती है, टूवर्ड्स होती है। तो देखो जाना चाहिए था ऐसे, कैसे, इस साइड में जाना चाहिए था, लेकिन देखो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे जा रही ना, तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा नॉर्मल के पास आए। और देखो ध्यान से कि ऐसे जा रही थी, अब ये डेंसर था और ये रेयरर, मतलब ये डिमिनिश फॉर्म और ये बड़ा फॉर्म, तो ये मतलब नॉर्मल है हमारा एम एन लाइन। तो देखो उसके जाने के बजाय इधर हो गए, क्योंकि हमें पता है डेंसर से रेयरर जाने में टूवर्ड्स नॉर्मल जाती, तो ऐसे चला गया। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी अब। तो अगर ये क्लियर हो गई तो ये बस समझ में आ गया कि इंसिडेंट रे इमरजेंट रे कैसी हो जाती है, यहाँ जैसे हम पढ़े थे, पैरेलल नहीं होती, किसमें, ग्लास प्रिज्म में, और स्लैब में हो जाती हैं। ठीक है, जैसे उसमें हम लोग देखे थे ना, ऐसे आती थी, ऐसे और नॉर्मल के टूवर्ड्स और फिर ऐसे। तो ये हमारी क्या थी, ग्लास स्लैब था। अब देखते हैं ग्लेडिंग डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होती है, मतलब एक तरह से ऐसे समझो कि लाइट को कितने फॉर्म में डिस्पर्स किया जा सकता है, मतलब डिवाइड किया जा सकता है। सब जैसे कि द बैंड ऑफ 7 कलर, क्या मतलब 7 कलर का एक ग्रुप। ठीक है, जो एक वाइट स्क्रीन पर डाला गया, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, लाइट के थ्रू, और पास किया वो ग्लास प्रिज्म में, वही कहलाता है स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। मतलब एक तरह से ये कहना है कि सफ़ेद लाइट के अंदर 7 कलर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे सन की रेज होती है उसके पास 7 कलर प्रेजेंट होते हैं। तो द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म्ड ऑन ए वाइट स्क्रीन व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। जैसे अब ध्यान से आप समझिए, ये जैसे ये देखो फिगर में है ना ये वाला, इसमें क्या है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है कि देखो एक सनलाइट या फिर मान लो बल्ब लाइट, या मैंने एक बीम ऑफ लाइट वाइट की डाला, तो ये देखो ग्लास प्रिज्म गई और टकराने के बाद क्या हुआ, इसमें टकराने के बाद ये 7 कलर में स्प्लिट हो गई यहीं पर। तो देखो एक ही ग्लास स्लैब है, ये याद रखना, पहले वाले में, दूसरा केस और है तो देखेंगे। तो 7 कलर में डेविएट हुई। सबसे नीचे हमारा वॉयलेट होता है, फिर उसके ऊपर इंडिगो, फिर उसके ऊपर ब्लू, फिर उसके ऊपर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, मतलब विबजियोर का फॉर्म, किसका, विबजियोर, VIBGYOR। ठीक है, विबजियोर का फॉर्म स्पेक्ट्रम के फॉर्म में होता है। तो ये चीज़ें हमने देखी। अगला है हमारा रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर टू गिव वाइट लाइट। मतलब हम वाइट लाइट डालें, हमें वाइट लाइट ही मिले, तो हमें कितना मिनिमम से मिनिमम ग्लास स्लैब रखना पड़ेगा, तो ये हमें बताना है। तो मान लो एक मैंने वाइट लाइट एक प्रिज्म पर डाली, ठीक है, तो ये 7 कलर में डेविएट हुई, फिर मैंने उल्टा करके एक प्रिज्म रख दिया, जैसे ये था तो इसी को मैंने उठा के ऐसे उल्टा करके 2 प्रिज्म रखे थे, एक ऐसे एक ऐसे, उस पर ये 7 कलर जाएगा। तो जैसे देखो एक रह गई तो 7 में स्प्लिट हुई, तो 7 रे आएगी तो उसको तो एक करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब जैसे एक चीज़ जाती है तो भागेगी 7 में, अब 7 चीज़ जाएगी तो वो और भागेगी, तो इसकी उतनी पावर तो है नहीं कि ये 7 को और 7, एक को 7, एक को 7 ऐसा कर नहीं सकता है। एक रे को 7 कर सकता है, लेकिन 7 रे को एक, जैसे मान लो मैंने ऐसे 7 रे डाल दी, तो अब कहूँ कि एक एक रे 7 में गई तो बहुत ज़्यादा, तो 7 रे को क्या करता है वो एक बना देता है,
मतलब जस्ट अपोजिट। तो ऐसे यहाँ ये करे तो इसने 7 बनाया, लेकिन इस 7 ने यहाँ पर जाने के बजाय यहाँ पर 1 बना दिया और रिटर्न कर दिया एक वाइट लाइट बीम का। मतलब जैसे आई 7 बनी, इस प्रिज्म पर टकराई, इसने 1 बना दिया और रिटर्न कर दिया फिर से। तो ये हमारे स्क्रीन पर दिख गया। तो मतलब अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 2 ग्लास स्लैब लगाने पर हमारा ये चीज़ होता है। ठीक है, अब रेनबो पर आ जाते हैं। अब रेनबो पर अगर आ जाए तो रेनबो में क्या है कि मतलब बारिश जब होती है तो ये कलर्ड क्यों होते हैं, मतलब वो 7 कलर का वो क्यों बनता है। तो वैसे इसका बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है कि द रेनबो इज एन आर्क ऑफ 7 कलर्स विजिबल इन द स्काई विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट। क्या? डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट। जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पर डिस्पर्जन ऑफ लाइट कि एक रे 7 कलर में, तो वैसे ही यहाँ पर सनलाइट का डिस्पर्जन होता है। मतलब सन की रेज भी रहती है और बारिश भी होती है। तो बारिश की बूंदें होती हैं वो हमारी हो जाती हैं एज अ ग्लास प्रिज्म। मतलब उसे क्या बना देंगे? ग्लास प्रिज्म। एक छोटी सी जो बूंद होती है उसे हम क्या कह देंगे? ग्लास प्रिज्म की तरह ट्रीट करेंगे, तो बातें समझ में अच्छे से आ जाएंगी। तो द रेनबो इज एन आर्क, the rainbow is an arc of the 7 color visible in the sky which is produced by the dispersion of sunlight by raindrops in the atmosphere, पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब देखो ये मान लो पहला पॉइंट है, चीज़ें समझने के लिए ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है कि सनलाइट में और क्या होते हैं, तो मतलब क्या सनलाइट के थ्रू ही बस होती है और कोई रीज़न नहीं नेचर में? नहीं है, केवल सनलाइट के थ्रू ही होता है। क्यों? लाइट मिलेगा किसी भी स्लैब में तभी तो वो कलर डेविएट करेगा। हाँ, और लाइट, सनलाइट ही ऐसी कलर है जो कि कम्बिनेशन ऑफ 7 कलर एट्सेट्रा मेनी कलर्स होता है, लेकिन 7 कलर तो मस्ट है। तो 1 अगर प्रोड्यूस करे 7 को, वैसे ही यहाँ पर हम रेनबो में भी देखे हैं। तो अ रेनबो इज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, जैसे कि मैंने बोला वाइट सनलाइट, और बाय रेन ड्रॉप्स और वाटर ड्रॉप, जो रेन ड्रॉप होता है या फिर वो पानी की जो बूंद है उसके द्वारा इन द एटमॉस्फेयर। तो ईच रेन ड्रॉप एक्ट्स ए टिनी ग्लास प्रिज्म। तो वो हमारा एज अ ग्लास प्रिज्म होता है जो कि स्प्लिट कर देता है सनलाइट को, किसके फॉर्म में? स्पेक्ट्रम के फॉर्म में। जैसे देखो ये रेज आई, ऐसे जो यहाँ तक गई पहुँची, इसने क्या किया? इसको फैला दिया। अब ये मत सोचना ट्रायंगल, नहीं, वो गोला सा बूंद आती है, ड्रॉप आती है गोली गोली। ठीक है, तो ये ऐसे आई और यहाँ पर जाके 7 कलर में डेविएट हो गई। अब जब 7 कलर में डेविएट हो गई, तो जब 7 कलर में देखो यहाँ से आई, यहाँ 7 कलर में डिवेट हो गई, तो याद हो तो रिकॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ हो रहा है, लेकिन 2 होने चाहिए, इसलिए यहाँ पर 1 को नहीं बना देगा। क्या होता है देखो, यहाँ से गई और फिर इसने क्या किया, इन्होंने अपने अंदर ही रिफ्लेक्शन कर दिया। तो रिफ्लेक्शन कर दिया कि इसका मतलब फिर से 7 कलर, और वो उसे और बड़ा करके नेचर में दिखा दिया। तो हम जैसे मान लो यहाँ बैठे तो हमें दिखता है, तो सबसे ज़्यादा किसी का अगर लैम्डा मतलब वेवलेंथ होता है रेड का और सबसे कम वॉयलेट का, क्योंकि वो ज़्यादा डेविएट हो जाता है। डेविएशन पावर सबसे ज़्यादा वॉयलेट का और सबसे कम रॉड मतलब रेड का होता है। जैसे कि इसमें हमने देखा, यहाँ पर देखा, ये सबसे कम डेविएशन अगर हुआ है तो रेड का, ठीक है, और सबसे ज़्यादा डेविएशन जो हुआ है वो हमारा किसका? वॉयलेट का। तो ये चीज़ें रेन ड्रॉप वाला हो गया। अब हम देखते हैं ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। क्या? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो we know that when light goes from one medium to another medium having different optical densities, optical density का मतलब क्या होता है कि किसी किसी फेज में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, किसी किसी फेज में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। तो जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट आपकी कम हुई वहाँ की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कम है, और स्पीड ऑफ लाइट जहाँ की ज़्यादा होती है वहाँ की ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है। तो वैसे यहाँ पर है कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या क्या होती है। और तो इन द सेम एटमॉस्फेयर वी हैव एयर लेयर हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, क्योंकि हर एयर की लेयर की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है, सबकी स्पेस को ऑक्यूपाई करने की डेंसिटी अलग अलग है। ठीक है, अब जैसे द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है वो क्या कैसे होता है?
कॉज्ड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर। तुम लोग सोचते हो जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है, सन की रेज आती हैं बड़े आराम से चली जाती है ना, नहीं, जहाँ से निकलती है, जैसे मान लो ये सन है, यहाँ से निकली तो वो यहाँ नहीं सीधा आ जाएंगी, वो इधर हो जाएंगी या उधर हो जाएंगी या इधर हो जाएंगी। वो एक तो हवा का भी फैक्टर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फैक्टर होता है डेंसिटी का। जो रेज आती हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा नहीं कि मान लो ये स्लैब था तो ये नॉर्मल था, रेज आ रही थी तो हल्का सा देखो डेविएट हुई थी ना, वैसे ही ऊपर से आने में भी डेविएशन होता है। तो हम लोग ये देखें कि द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर हैविंग एयर लेयर ऑफ वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटीज इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मतलब कि जो भी आपकी वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटी जो भी चेंज होती है, वही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण वही हमारा होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो जैसे कि सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमिना इन नेचर, पूरी बातें बस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में इतना याद रखने की बात है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो भी कॉज्ड जिस भी रीज़न के कारण होती है, किसमें, अर्थ एटमॉस्फेयर में, वही हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब एटीएम, एटमॉस्फेयर में जो भी रिफ्रैक्शन होता है जिस भी कारण, वही हमारा होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब जैसे अगला पॉइंट है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, क्या है, जैसे अगला पॉइंट है हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो ये क्या होता है। तो देखो अब जैसे ये मान लो आप अपने छत पर लेटे हुए, ऊपर से दिखता है टिमटिमाता हुआ तारा, तारा बहुत दूर है, मतलब वो सन से भी बहुत दूर है और बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, लेकिन क्या है कि ये इतने दूर होते हैं कि इनकी लाइट आने में ही इतना समय लग जाता है, जिसके कारण इनकी लाइटें हमें बहुत कम दिखती है और हम सोचते हैं केवल टिमटिमा रहा है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, इनकी रेस आने में ही इतना टाइम लग जाता है, इतनी ज़्यादा इनको ऑप्टिकल डेंसिटी मिल जाती है, जिसके कारण क्या होता है, रेस बहुत ज़्यादा डाइवर्ज हो जाती है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो जैसे कि देखो सबसे पहला, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार्स लाइट। जो भी स्टार मतलब तारे की लाइट है, उसके कारण उसमें जो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, ऊपर से रेज आने में जो डेविएशन होता है, उसी के कारण ट्विंकल होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर, जो लगातार चेंज होता है, हवा रुकी रहती है क्या, नहीं, वो हमेशा क्या होती, बहती रहती है, तो एटमॉस्फेयर अपने आप चेंज होता रहता है। तो जो भी चेंज होता है लगातार, स्टार्स बाय डिफरेंट अमाउंट फॉर्म वन मोमेंट टू नेक्स्ट, अलग अलग फॉर्म में, इसलिए और ट्विंकल करता है। तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि द स्टार लाइट रीचिंग आवर आइज इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली, क्यों, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड द स्टार अपीयर्स ट्विंकल एट नाइट। मतलब पूरा मिला के वही बात है तीनों में कि एटमॉस्फेयर के कारण ही आपका ट्विंकल होता है और कुछ बात नहीं है, बस यही है। ठीक है, एक पॉइंट याद रख लो बस। और जैसे कि हमने देखा कि स्टार ट्विंकल एट नाइट बट प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल एट ऑल, क्यों, अब हम जानते हैं ऐसा क्यों होता है, लेकिन चलो देख लेते हैं। दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो, द स्टार्स अपीयर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, क्यों, क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं, वेरी वेरी फार ऑफ। लेकिन ये कि प्लैनेट क्या होते हैं, द कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर टू एबल द केस ऑफ वेरिएशन ऑफ लाइट coming from a point sized star due to refraction because of which star appears to twinkling। बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर होने बहुत छोटे दिखते हैं, उनकी रेज निकलती रहती है, डेविएट होती रहती है, इसलिए ट्विंकल दिखते हैं। और जो प्लैनेट होते हैं, प्लैनेट अपनी लाइट थोड़ी इमिट करते हैं, इनमें लाइट कहाँ होती है, जो लाइट होती तो दिखती। ठीक है, तो इसलिए। और अगला पॉइंट हमारा जैसे कि द स्टार सीम हायर देन द एक्चुअल आर, मतलब कि वो, मतलब क्या कहना है कि ड्यू मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है वो जहाँ है उसके बजाय हमें और ऊपर क्यों दिखता है। जैसे मान लो ये यहाँ पर मैं हूँ और स्टार एक्चुअल में है यहाँ, लेकिन हमको दिख कहाँ रहा है, यहाँ। रीज़न क्या है, मतलब ऐसे समझना चाहो, जैसे ये पेन है, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, ये मान लो ऐसे ही समझो ऊपर की तरफ, तो यहाँ है एक्चुअल, लेकिन हमें दिखता यहाँ है। रीज़न क्या है, रीज़न बस इतना सा है कि जैसे ये हम मान लो हम हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं, तो रेज यहाँ से आ तो रही है, लेकिन ड्यू टू वेरी वेरी एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन, मतलब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रेज हमें एक्चुअल में यहाँ से दिखती है आती समय। तो जब यहाँ से हमें सामने से, मतलब हमारे 2 किलोमीटर दूर से हमें कोई टॉर्च दिख रही है, तो 2 किलोमीटर दूर से अगर हमें कोई टॉर्च सामने से दिख रही है, तो हम सोचेंगे सामने से ही तो रेज आ रही ना, हम ये थोड़ी सोचेंगे डेविएट हुई है। इसीलिए हम सोच लेते हैं कि यहाँ पर है स्टार,
हमारी इमेज यहाँ हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई कि ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द स्टार्स सीम टू हायर इन द स्काई देन दे एक्चुअल आर। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। ये क्या होता है, मतलब एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, इसका मतलब ये है कि जब सन निकलता है, एक्चुअल में उसकी रेज आती है, उसके पहले ही हमें सन दिखता है। और दूसरी बात, सन की रेज चली जाती हैं, उसके बाद तक हमें सन दिखता है। कैसे, तो देखो, वी कैन सी द सन अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज। मतलब एक्चुअल सनराइज होने के पहले पहले हमें 2 मिनट तक दिखता है, एंड 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, और डूबने के बाद भी हमें 2 मिनट तक दिखता है। क्यों, यही बात है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्यों, क्या, कैसे हो जाता है, देखो, जब सन निकलता है, मान लो सन यहाँ पर है और अर्थ यहाँ पर है, तो सन की रेज आ रही है, तो आई, और यहाँ पर क्या, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ये चेंज हो गए, ठीक है। तो हमें इमेज यहाँ दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इमेज यहाँ दिख रहा है और सन एक्चुअल में है यहाँ, ठीक है। तो जब डूब मतलब पूरी इसकी रोशनी देने की क्षमता खत्म हो गई, तो ये यहाँ तक यहाँ जाएगा तो है ही ना, तो जाते समय रेज तो दे नहीं पा रहा है, तो हमें दिखता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो बात इतनी सी है कि हमें 2 मिनट पहले तक दिखता है जब तक वो डूबता नहीं, और लाइट चली, मतलब हमें 2 मिनट पहले ही दिखता है जब वो निकलता है, और जब सनराइज चली जाती है उसके 2 मिनट बाद तक दिखता है, ठीक है। यही होता है हमारा एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट का कॉन्सेप्ट। देखो वही है ना जो मैंने बताया, ये देखो एक्चुअल पोजीशन है ना, ये एक्चुअल पोजीशन है, ये ए वाली। तो देखो यहाँ से रेज ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे ऐसे, तो हमें यहाँ मान लो 500 किलोमीटर दूर से हमें दिख रहा है, तो हम एक्चुअल इमेज यहाँ मानेंगे, लेकिन है कहाँ, यहाँ। अभी रेज देना बंद कर दिया, ठीक है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक जाने में दिखेगा तो है ही। तो देखो, इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन दैट वी कैन स्टिल सी द सन फॉर अबाउट 2 मिनट इवन आफ्टर द सन हैज सेट बिलो हॉरिजन। तो मतलब 4 मिनट, 2 मिनट इधर उगते समय, 2 मिनट डूबते समय हमारा सन ज़्यादा रहता है। तो इसका मतलब कुछ भी समझ सकते हो आप, ठीक है।